हम सतयुग को भोग चुके, हम सतयुग को भोग चुके, दुनिया कलयुग की वासी है। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। सत्य है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र हमें दिए, जो परम वैभव हमें प्रदान किया, विश्व आज उसके लिए लालायित है। कलयुग में भी हमारे पूर्वजों ने इस सतयुगी आनंद को लिया। भारत ने इस सतयुगी आनंद को पृथ्वी पर भोगा है, जिया है, और इसका श्रेय भारत की विशाल जनजाति समूह को भी जाता है। मध्य प्रदेश में इसका पूर्ण श्रेय गौड़ साम्राज्य को भी जाता है, और इस गौड़ साम्राज्य में एक रानी हुई, महारानी दुर्गावती। गौड़ साम्राज्ञी दुर्गावती, जिनका चरित्र माँ नर्मदा की तरह पवित्र, जिनका विश्वास हिमालय की तरह अडिग, जिनके साहस के आगे शेर भी मृत्यु का भय करे, जिनकी कीर्ति शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल, निर्मल और प्रकाश देने वाली। प्रकृति ने प्रत्येक पुरुषों में स्त्रियोचित गुण जैसे दया, करुणा, भावना दिए हैं, तो प्रत्येक स्त्रियों में भी पुरुषोचित गुण जैसे साहस, चातुर्य, विवेक, बुद्धि, कौशल प्रदान किए हैं। रानी दुर्गावती इन्हीं पुरुषोचित गुणों की ऐतिहासिक प्रमाण है, जिनने अपने परिवार, प्रजा और राष्ट्र की रक्षा के लिए क्रूर आताताई मुगलों के लिए पौरुष रूप स्वीकार किया। जिस समय मुगलों के नाम से वीर पुरुष अपना सर्वस्व समर्पण कर उनकी चाटुकारिता करते थे, उस समय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत सा अडिग, अटल, अटूट आत्मविश्वास लिए रानी दुर्गावती भी उनसे लोहा लेती रहीं। इतिहास में वीरांगनाओं के चरित्र का श्री गणेश रानी दुर्गावती के बलिदान से ही प्रारंभ होता है। अपने स्व की रक्षा के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने रणभूमि का शत्रुओं की रक्त धारा से अभिषेक किया। 16 वर्षों तक अपने राज्य को शत्रुओं के आक्रमणों से मुक्त रखा और शस्त्र शास्त्र, ज्ञान कौशल, धर्म आध्यात्म, कला साहित्य का संतुलन बनाकर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया। विवेक और कौशल, शासन प्रबंधन के साथ साथ रानी दुर्गावती के पिता के नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार चंदेल राजा शालिवाहन की पुत्री के रूप में इन्हें मानते हैं, तो कुछ मत कलिंजर के चंदेल राजा कीरत सिंह। किंतु यह स्पष्ट है कि रानी दुर्गावती चंदेल वंशी थीं। खजुराहो के राजा चंदेल, जिनकी उत्पत्ति स्वयं नवग्रहों में पूजनीय चंद्रदेव और उनके पुत्र चंदात्रय से हुई थी, इसी राजघराने में महोबा के राजा चंदेल के घर में 1524 को नवरात्र की दुर्गाष्टमी के दिन एक कन्या का जन्म हुआ। इनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के संयोग से दुर्गावती के नाम से इनका नामकरण किया गया, यथा नाम तथा गुण। बचपन से इनके पिता ने दुर्गावती में शस्त्र शास्त्रों के प्रति रुझान देखकर इन्हें संपूर्ण विद्याओं में निपुण किया। शस्त्र संचालन में कुशल, बंदूकची में दक्ष, तीरंदाजी में सटीक और दोनों हाथों से तलवार चलाने में इनका कोई उदाहरण नहीं था। सौम्य, सुशील, सुंदर, धीर, गंभीर, विवेकी, ये संपूर्ण गुणों से अपने व्यक्तित्व को संजोए हुए थी। दुर्गावती अब तरुण अवस्था में प्रवेश कर गई थी।
इनकी कीर्ति राज परिवारों तक कस्तूरी की सुगंध की तरह फैल गई। हर क्षत्रिय राजा इनका वर्ण करना चाहता था, किंतु गौड़ राजा संग्राम शाही अर्थात आमन दास के बड़े पुत्र दलपत शाही के प्रति दुर्गावती आकर्षित थी। दलपत शाही गौड़ वंशीय राजकुमार थे। वही गौड़ वंश साम्राज्य जिनका इतिहास कुछ 100 वर्ष पुराना नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। महाभारत काल में भी इस गौड़ वंश के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय संस्कृति के सतत प्रवाह में गौड़ों और अन्य जनजातियों का योगदान अतुलनीय है। ये सभी जातियां विशाल हिंदू समाज की पूर्ण अंग हैं, जिनके बिना हिंदुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। गौड़ों को हिंदुओं से अलग या हिंदू विरोधी कहना या तो अज्ञानता है या षड्यंत्र। गौड़ों के आराध्य देव बड़ा देव हैं, जो भगवान महादेव शंकर का ही एक पर्याय है। अतः यह सिद्ध है कि गौड़ आदि काल से ही शिव भक्त हिंदू ही हैं। दलपत शाही का कुलवंश इतिहास में यदुराय मरावी से प्रारंभ होता है। यदुराय ने गौड़ साम्राज्य को नागवंश के रूप में प्रतिष्ठित किया। किंवदंतियों के कोई प्रमाण नहीं होते, किंतु किंवदंतियाँ सत्य से कम नहीं होती। कहते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और वायुसून हनुमान ने यदुराया को दर्शन देकर गढ़ा क्षेत्र में राज्य करने का आदेश दिया। यदुराया के पिता खान देश के कछवाहा राजपूत और माता गढ़ा की गौड़ राजा की पुत्री थी। विवाह के पश्चात यदुराया के ससुर ने गौड़ राजा अपने राज्य यदुराय को सौंप दिया। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन इनका राज्याभिषेक किया गया। यदुराय मरावी से सुमेर शाह तक गौड़ों का शासन लगभग 1332 वर्षों का था, जिसमें इस साम्राज्य ने अपने विकास के प्रथम चरण को पूर्ण किया और प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ। किंतु राजा मदन शाह सन 1135 से रानी दुर्गावती के मृत्यु पर्यंत गौड़ साम्राज्य में प्रगति के नए नए रूप देखने को मिले और यहाँ से गौड़ों के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। जबलपुर का मदन महल किला इन्हीं के प्रति समर्पित है। संग्राम शाही अर्थात आमन दास का युग अपने परम वैभव पर था और यह अतिशयोक्ति नहीं है कि इस गौड़ साम्राज्य का यह स्वर्णिम काल था। धार्मिक, प्रजावत्सल, दूरदर्शी, विवेकी राजा संग्राम शाही की बलि देकर एक तांत्रिक भैरव सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। जब राजा संग्राम शाह स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, तब स्वयं भैरव ने प्रकट होकर राजा को सचेत किया। हे राजन, यदि मैं तांत्रिक के हाथों सिद्ध हुआ तो यह इन सिद्धियों का दुरुपयोग करेगा। अतः आप इसकी बलि चढ़ाकर मुझे सिद्ध करिए और जन कल्याण के कार्यों में मेरी सिद्धियों का प्रयोग करें। राजा ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात संग्राम शाह के ऊपर भैरव की कृपा स्थिर हो गई और संग्राम शाही के कार्यों की कीर्ति इतनी प्रखर हुई कि दोपहर के सूर्य का तेज भी इनके सम्मुख मलिन होने लगा। कहा जाता है कि संग्राम शाही ने गौड़ साम्राज्य में अपने समय 52 गढ़ और 57 परगनों का निर्माण किया। संग्राम शाह का राज्य विस्तार 67,500 मील क्षेत्र तक विस्तृत हुआ। किले,
तालाब, मंदिर, कुएं, बावली आदि का निर्माण तो हुआ ही, इस समय साहित्य का, धर्म का प्रचार विस्तार भी हुआ। संग्राम शाह की 2 पत्नियां थीं, रानी पद्मावती और सुमति। रानी पद्मावती से इनके बड़े पुत्र दलपत शाह का जन्म हुआ। दलपत शाह और दुर्गावती के विवाह का प्रसंग कवि रूपनाथ की पुस्तक गणेश नृपवर्णम में मिलता है। स्वयंवरो यो गतवान ससैन्यो नृप वरा यत्र समागता वै निर्जित्य भूपाल समूह मजौ दुर्गावती कामवतीम जहार। अर्थात दलपत शाही के विवाह का पूर्ण प्रसंग इस प्रकार है कि उनके कवि विप्र अनंत दीक्षित द्वारा जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दुर्गावती गौड़ युवराज दलपत शाही की ओर प्रेमाकर्षित हैं, तब युवराज दलपत शाही ने अपने पिता की आज्ञा ली और अपनी सेना के साथ उस स्वयंवर में गए जहाँ श्रेष्ठ राजागण ससैन्य एकत्रित हुए थे। उन राजाओं को पराजित करके दुर्गावती का हरण किया और अपने प्रिय किले सिंगौरगढ़ में इनसे विधिवत विवाह संपन्न किया। यह वही सिंगौरगढ़ है जो आज संग्रामपुर के नाम से विख्यात है। यह संग्रामपुर जबलपुर से 55 किलोमीटर दूर जबलपुर दमोह मार्ग पर कटंगी ग्राम के पास स्थित है। इस तरह इस विवाह में गौड़ नागवंश का संबंध क्षत्रिय चंद्रवंशी परिवार से हुआ। इस विवाह के संबंध से एक और निष्कर्ष निकलता है कि उस समय गौड़ वंश 2 भागों में बटा हुआ था। पहला वह गौड़ वंश जो मूलतः आदिवासी था, जिनका जीवन वन प्रदेश में व्यतीत होता था, जिनके विवाह पारंपरिक ढंग से अपने कुल गोत्र और नियमानुसार संपन्न होते थे, तथा दूसरा वह वंश जो गौड़ राज्यवंश था, जिनके गौड़ परंपराओं से थोड़ा अलग राज्य विस्तार और राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए राजघरानों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इस राजवंश के जनक यदुराय मरावी भी राजपूत पिता की संतान थे, किंतु इनकी माता गौड़ परिवार की कन्या थी। सन 1942 से युवराज दलपति शाह से विवाह करने के पश्चात दुर्गावती का गृह प्रवेश गौड़ साम्राज्य में हुआ। संग्राम शाही के सानिध्य में रहकर दोनों ने राज्य के क्रियाकलापों, शासन प्रशासन की बारीकियों को समझा और शासन का अनुभव ज्ञात किया। सन 1543 में संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात दलपत शाही का राज्यारोहण किया गया। दलपत शाही प्रजावत्सल, दयालु और दानवीर थे। इन्होंने अपने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित कर दी। कुछ ताम्रपत्रों में ऐसा प्रमाण है कि इन्होंने अपने दरबार के एक विद्वान महेश ठाकुर को विष्णुपुर ग्राम दान में दिया, जिसके प्रमाण फकीर चंद्र अखाड़ा के शिलालेख में मिलते हैं। यहाँ दलपत शाह के राज्याभिषेक होने के पश्चात उनके छोटे भाई चंद्रदेव रुष्ट होकर चांदा चले गए। चांदा गौड़ साम्राज्य का ही एक भाग था, अर्थात गौड़ साम्राज्य उस समय 4 भागों में बटा था। पहला चंद राज्य वंश जो चांदा अर्थात आधुनिक चंद्रपुर महाराष्ट्र में राज्य करता था। दूसरा खेरला राज्यवंश जिसने बैतूल जिले के खेरला स्थान पर शासन किया था। तीसरा देवगढ़ राज्यवंश जो छिंदवाड़ा जिले के
देवगढ़ नामक स्थान पर शासन करता था और गढ़ा राज्यवंश यह चौथा राज्यवंश था जिसने गढ़ा त्रिपुर स्थान पर शासन किया। दलपत शाही के लगभग 7 वर्ष के शासनकाल के पश्चात एक बीमारी के चलते निधन हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात विशाल गौड़ साम्राज्य पर चंद्रशाह जैसे लोगों की कुटिल दृष्टि और नियत डुलने लगी। राजा दलपत शाही के विश्वस्त दीवान आधार सिंह कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर रानी दुर्गावती ने अपने 3 वर्ष के बालक युवराज वीर नारायण को गौड़ राज्य की गद्दी पर आसीत कर उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर राज्य की प्रशासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। यहाँ से रानी के जीवन का